अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, नवाज शरीफ के बारे में यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ ने कोई डील कर ली है, कोई सौदेबाजी कर ली है, लेकिन अब बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। बाकायदा सीनियर सहाफी हामिद मीर ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ ने सौदेबाजी से इनकार कर दिया है, नवाज शरीफ ने डील करने से इनकार कर दिया है, नवाज शरीफ ने समझौता करने से इनकार कर दिया है। पूरी जो तफसील अब हामिद मीर ने रखी है, बाकायदा वो वाकयात बताए हैं, शवाहिद बताए हैं, वो इंसिडेंट्स बताए हैं, जिसकी बिना पर यह साबित होता है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, या फिर उन लोगों का एहतसाब करने का जो पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, वजीर आजम को नाअहल करवाते हैं, वजीर आजम की हुकूमतों को चलता करते हैं। अब नवाज शरीफ ने सौदेबाजी से इनकार कर दिया है। इसकी तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। साथ साथ शेख रशीद और चौधरी निसार अली खान का खौफनाक अंजाम क्या होने वाला है इन दोनों के साथ, अब इन दोनों ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, इसकी तफसील मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हामिद मीर साहब जो दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा किया। उस जलसे में बाकायदा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, लोग ये सोच रहे थे कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और इस्टेब्लिशमेंट के जो दीगर किरदार थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की, उन्हें 2017 में इक्तिदार से निकलवाया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को इस्तेमाल किया गया, पनामा को इस्तेमाल किया गया, उसमें से अकामा निकालकर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीरें करना शुरू की हैं, बाकायदा अब वो एहतसाब की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं, मैं एहतसाब चाहता हूं। और जब जब माजी में नवाज शरीफ ने एहतसाब की बात की है, बाकायदा जो इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता होते हैं वो उसको इंतकाम समझ बैठते हैं और फिर नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाल दिया जाता है। अब जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की हालिया तकरीरें हैं उसके हवाले से कुछ मालूमात पेश की हैं, कुछ अपना तज्जिया पेश किया है। और हामिद मीर के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर बयान दिया था कि इनका एहतसाब होना जरूरी है। उनका यानी कि जो लोग नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करने में मुलव्विस थे, तो शहबाज शरीफ साहब भाग कर गए थे और इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो बात नहीं की थी। ये वो तकरीर थी जो नवाज शरीफ ने 18 सितंबर 2023 को लंदन में की थी अपने वतन आने से पहले, और उसमें उन्होंने जनरल फैज, जनरल बाजवा और दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें हैं, जनरल जो जजेस हैं, उनके एहतसाब की बात की थी। फिर आगे हामिद मीर साहब बताते हैं अब उन्होंने फिर वो बात करना शुरू कर दी है, लेकिन इनका फोकस जजेस पर होता है। हमें पता है जब वो कहते हैं कि 2017 में मेरी हुकूमत को जब निकाला गया तो बताया जाए वो कौन लोग थे, किसने साजिश की, यानी साजिश करने वाले कौन थे। नवाज शरीफ साहब ये बार बार सवाल कर रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो उनका कड़ा एहतसाब करेंगे। अब ये जो नवाज शरीफ का ऐलान है, इससे नवाज शरीफ को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी हामिद मीर साहब ने अब गुफ्तगू की है। आगे हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस तरह की जब वो बात करते हैं तो नाम लिए बगैर इनका फोकस वही लोग हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ का ख्याल था कि इनके नाम नहीं लेने चाहिए, तो यकीनन ये एक अहम वजह है। आगे हामिद मीर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो इस किस्म के मामलात पर खुलकर बात करते हैं तो इनको चुप करवाना पड़ता है, वो शायद चुप हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीरों में बाकायदा लाडला लाडा कहना शुरू कर दिया था और इस्टेब्लिशमेंट को नाम लिए बगैर उन्होंने इशारों किनायों में तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो खामोश हो गए हैं। हामिद मीर आप कहते हैं कि मैं ये समझता हूं नवाज शरीफ साहब अगर ये बात कर रहे हैं और बात करने से रोक नहीं रहे तो इस पर इनको पजीराई मिल रही है, यानी नवाज शरीफ का ये जो बयानिया है, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उसमें इसको पजीराई मिल रही है हामिद मीर के मुताबिक। फिर आगे वो कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स को सामने रखकर बात करें तो नवाज शरीफ गलत कर रहे हैं, यानी अगर नवाज शरीफ को इक्तिदार में आना है तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं ललकारना चाहिए। आगे हामिद मीर कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स के मुताबिक तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें सौदेबाजी करनी चाहिए, अपने उसूल और नजरियात छोटे से सियासी फायदे के लिए कुर्बान कर देने चाहिए, लेकिन वो इस पर तैयार नजर नहीं आ रहे। बार बार वो बात कर रहे हैं जो
इनका सपोर्टर सुनना चाहता है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो सोच समझ कर रहे हैं और यकीनन वो इसकी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। आपको पता है ना, नवाज शरीफ ने माजी में जब इस तरह की बातें की हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब की, जनरल मुशर्रफ के एहतसाब की बात की थी, तो फिर उसका नवाज शरीफ को खमियाजा भुगतना पड़ा था। तो हामिद मीर के मुताबिक नवाज शरीफ ये जो बात कर रहे हैं वो खमियाजे के लिए तैयार होकर कैलकुलेटेड बात कर रहे हैं। आगे हामिद मीर कहते हैं कि थोड़ी कीमत उन्होंने बलूचिस्तान में अदा कर दी है। कुछ लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में जाना था पीपल्स पार्टी में भेज दिए गए हैं। इससे पहले आपको याद है नवाज शरीफ साहब कोयटा गए थे, बलूचिस्तान गए थे, वहां पे कई रहनुमाओं ने उनको ज्वाइन करना था। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि जब से नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया है, तो वो जो प्लान बनाया गया था कि बलूचिस्तान जो है वो वहां पर नवाज शरीफ के पास इलेक्टेबल्स आ जाएंगे, अब वो गेम उल्टी पड़ती जा रही है। आगे जो हामिद मीर साहब है वो दावा कर रहे हैं पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए कोशिश की जा रही है कि वो कौमी असेंबली की 30 से 35 नशिस्तें हासिल कर ले और पंजाब में कोशिश की जा रही है कि उनके पास 50 से ज्यादा नशिस्तें हों। यानी जो जहांगीर तरीन की पार्टी है उसको आने वाले जो इलेक्शन है उसमें 30 से 35 कौमी असेंबली की और 50 से ज्यादा सूबाई असेंबली की नशिस्तें दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश क्यों की जा रही है, इसकी भी वजह हामिद मीर ने बता दी है कि और बैलेंस ऑफ पावर ऐसा हो कि ना तो पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर सूबाई हुकूमत बना सके और ना विफाक में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत बन सके। इसी तरह का किरदार परवेज खटक की पार्टी के पास होगा। अब ये दोनों, जहांगीर तरीन और परवेज खटक ने जो पार्टी लॉन्च की थी उसके पीछे कौन लोग थे अब पूरी कौम जानती है, कौम का बच्चा बच्चा जानता है। तो अब हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत में इनको इस्तेमाल किया जाएगा हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। फिर हामिद मीर साहब ने चंद बड़ी वजूहात बताई हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जब मैंने जिक्र किया तो हामिद मीर साहब कहते हैं बलूचिस्तान में हमेशा जोड़ तोड़ से हुकूमत बनती है, वहां अवामी वोट से ना हुकूमत बनती है ना गिरती है। पहले पीपल्स पार्टी से कुछ वादे किए गए थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए। जब लोगों ने पीपल्स पार्टी आना था, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी आना था इन्हें मुस्लिम लीग नून में भेज दिया गया। जो लोग मुस्लिम लीग नून में गए इनके हवाले से मुस्लिम लीग नून में तहफुजात थे, सबके बारे में नहीं थे, 2-3 लोगों के बारे में थे। मिसाल के तौर पर एक साहब थे जो पिछले दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर थे, इन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने प्राइवेट टॉर्चर सेल बना रखा है। किसी खातून की लाश भी बरामद हुई थी, फिर इनकी इंक्वायरी भी हुई, इससे वजारत भी ले ली गई, लेकिन बाद में वो साहब मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ सवालात पैदा हुए। इसी किस्म के मसाइल पैदा हो गए जैसे कि पहले पीपल्स पार्टी के साथ पैदा हुए थे। तो जो मजीद लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना था इन्हें रोक दिया गया। इनमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। अब हालिया जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई है वो सरफराज बुगटी की हुई है जो वजीर दाखिला थे, और उनके बारे में भी हामिद मीर साहब ने कहा है कि माजी में सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के साथ रहे थे और जो नून लीग थी उसने ऐन मौके पे सरफराज बुगटी को लाल झंडी दिखा दी और फिर वो नून लीग में नहीं जा सके, हालांकि वो नून लीग में जाना चाहते थे। जो एक और बड़ी अहम खबर है वो शेख रशीद और चौधरी निसार अली खान के बारे में। अब इन दोनों का ताल्लुक आपको पता है मुस्लिम लीग नून से रहा था। एक जमाने में 90 की दिहाई में जो शेख रशीद साहब थे वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे, उनकी तारीफें किया करते थे, कसीदे पढ़ा करते थे, और नवाज शरीफ साहब ने सियासी तौर पे शेख रशीद को बहुत फायदा भी पहुंचाया था। और यही सब कुछ चौधरी निसार अली खान साहब के साथ था। चौधरी निसार अली खान ने पावर को एंजॉय किया, बाकायदा वजीर दाखिला रहे। जब वो हुकूमत में थे, नवाज शरीफ साहब के वजीर दाखिला हुआ करते तो बड़ी बड़ी भड़के मारा करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और चौधरी निसार अली खान को तो ये जोम था कि शायद वो कुछ अपना एक कद बना चुके हैं सियासी तौर पे, और वो नून लीग से अलग होकर, नवाज शरीफ से अलग होकर शायद कोई अपनी बड़ी सियासी पहचान बना सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह शेख लावारिस है, शेख रशीद लावारिस है, उसी तरह जो चौधरी निसार है वो भी लावारिस है। लेकिन अब शेख रशीद साहब ने अगले इंतखाबात से पहले वारदात डालना शुरू कर दी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कौमी असेंबली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने की खबर बेबुनियाद है। कलम दवात के निशान पर NH56 और NH57 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। शेख रशीद ने इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत का भी दावा किया। अब ये जो दावा है ये जुड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ की हिमायत से, क्योंकि 2018 के इंतखाबात
इंतखाबात में भी जो शेख रशीद को वोट पड़ा था वो ज्यादातर बेचारे यूथियों का था। आगे शेख रशीद कहते हैं, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा, अल्लाह ना करे पीटीआई का सामना हो, पीटीआई और बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा है। जो शेख रशीद साहब 40 दिन का चिल्ला काट के आए थे, अब वो जता रहे हैं कि मैंने देखो तुम्हारे लिए चिल्ला काटा था, लिहाजा अगले इंतखाबात में मुझे आपने वोट देना है और मेरी जो हिमायत है उसमें अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवाना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का कहना था, मैं असली और नस्ली हूं, पीटीआई के साथ डटा हूं और पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग में शुरू से इकट्ठे हैं, हमने क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है। साथ साथ जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं उन्होंने भी अब इलेक्शन में आजाद हैसियत में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। चौधरी निसार ने आम इंतखाबात में आजाद हैसियत से इलेक्शन का हिस्सा लेने का ऐलान किया। चौधरी निसार ने कौमी असम्बली के हल्के 54 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए जो इनकी तजवीज़ कुनंदा मलिक सईद नवाज ने हासिल किए। जराए ने बताया कि साबिक वजीर दाखिला के कागजात असिस्टेंट रिटर्निंग अफीसर टेक्सला आफ्ताब अहमद ने वसूल किए। चौधरी निसार अली खान NA-53 और NA-54 से आजाद हैसियत में कौमी असम्बली और इलेक्शन लड़ेंगे और NA-53 में जलसे से भी मुहिम का आगाज करेंगे। अब मामला यह है, ये दोनों सियासी लवारिस हैं। इनको ये लगता था, शेख साहब को तो एक उन्होंने टांगा पार्टी बनाई थी जिसका ताना इमरान खान उन्हें दिया करते थे। इन दोनों को यह लगा था कि ये अपनी पार्टी बनाएंगे, सियासी पहचान बनाएंगे, लेकिन अब ये किसी सियासी सहारे के बगैर कौमी असम्बली में पहुंच सकते हैं, ना ही सूबाई असम्बली में पहुंच सकते हैं। साथ साथ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़ी खबर है और वो खबर है अमेरिका से। अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर दौरे पर थे, बाकायदा बड़ा कामयाब दौरा उन्होंने किया। वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब हर सूरत जो है वो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इससे पहले चमगोइयां ये हो रही थी कि शायद जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं कुछ वक्त के लिए इलेक्शन को मौखर कर दिया जाए, ये मामला मार्च तक लेकर जाया जाए। शुरू में जो खबरें आ रही थी कि कुछ लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर इन इंतखाबात को चंद दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा, लेकिन अब दो टोक पैगाम जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आया है कि हर सूरत इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ऐलान कर चुके हैं कि हर सूरत इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को होंगे, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे जाएगा। तो अब देखना यह है जो एस्टैब्लिशमेंट जो प्लान बना रही है उस पर 8 फरवरी को अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।